देखो भाई, अब मैं आपको 680 प्लस का टारगेट बता रहा हूं, ठीक। अगर आपको 680 प्लस स्कोर करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड। और कुछ? भाई सीधी सी बात यह है, अगर आपको नीट 2024 में 680 प्लस स्कोर करना ना, उसका सबसे पहला रास्ता 600 प्लस क्रॉस करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, 680 प्लस के चक्कर में अपने 600 भी नहीं आते हैं और फिर ड्रॉप करना पड़ जाता है, ठीक। क्योंकि अगर आपको जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मेरे 600 प्लस तो बिल्कुल सेफ है, यानी मैं सिलेक्शन तो आराम से पा सकता हूं, उस दिन आपके 650 भी हो जाएंगे, 680 भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करके आप 700 प्लस भी क्रॉस कर लोगे। लेकिन जब तक 600 प्लस क्रॉस नहीं कर पाओगे ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये पेपर में होता है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, जैसे मैंने बताया 3 अटेम्प्ट में करो, तो पेपर अटेम्प्ट करते करते फील आ जाता है कि यार 600 प्लस तो क्रॉस हो गया, अब तो अपने को और मार्क्स रैंक के लिए इंप्रूव करना है। ये फील आ जाता है पेपर में। तो इसमें क्या करना है, पहले आप देखो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका मिनिमम टारगेट क्या है, मिनिमम स्कोर क्या कर सकते हो, इसके बारे में सोचो सबसे पहले। अगर हमें 600 प्लस स्कोर करना है तो बायो में मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए? बोलो भाई, हवा में बातें नहीं करनी है। अब आप बोल दोगे सर 350 होना चाहिए। 350, अगर 350 बायो में लाओगे, क्या पॉसिबल है 600 प्लस वाले बच्चे के लिए? नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जो 600 की बात अभी कर रहा है वो क्या करेगा बायो में? बोलो 330 कर लेगा। 320 से 330 लिख लो इसको, ठीक है। और केमिस्ट्री में 150 से 160 और फिजिक्स में है 130 से 140। तो पहले आपके माइंड में जब ये आ जाए ना कि भाई मेरा इतना तो सेफ स्कोर है, इतना स्कोर मैं बिल्कुल प्यार से कर लूंगा, फिर इस टारगेट की सोचना है। और अगर आप डायरेक्ट इस टारगेट की सोच रहे हो तो डायरेक्ट आप ड्रॉप की तैयारी कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? तो पहले आप छोटा टारगेट हिट करो कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूं, कितना ही टफ पेपर आ जाए मेरे बायो में 320 प्लस डेफिनेटली आएंगे। चाहे एग्जामिनर कितना ही जोर लगा ले, मैं केमिस्ट्री में किसी भी कीमत में 150 प्लस और फिजिक्स में 130 प्लस नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन आपको यह फील आ गई ना कि ये 600 से 620 जा रहा है आराम से, फिर दिक्कत नहीं है। अब आप सोचो, क्या अगर मैं आज आपका एग्जाम लूं तो क्या आप इतने के लिए रेडी हो? सोचो आप। पहले पॉइंट तो ये ना, जिस दिन इसके लिए रेडी हो गए तो इसके लिए अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। आप बोलते हो ना कभी मोटिवेशन नहीं मिलता, कभी पढ़ाई नहीं होती, कभी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, डिसिप्लिन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। उसका रीजन ये है कि आप इसको देखते रहते हो और रेडी इसके लिए भी नहीं हो। ये सच है। समझे कि नहीं समझे? और जो बच्चा जब पेपर अटेम्प्ट करेगा ना, वो पहले अटेम्प्ट में ही 550 प्लस कर देगा। मैं बोलता हूं ना पेपर 3 अटेम्प्ट में करो, वो 550 600 तो पहले अटेम्प्ट में ही लगा देगा अगर अच्छे से तैयार होगा तो। और जो पहले अटेम्प्ट में इतना लगा देगा वो 680 प्लस तक भी चला जाएगा आराम से। समझे कि नहीं समझे? तो अब अपने को क्या करना है, पहले तो ये सेव करो, ये अपने आप सेव हो जाएगा, ठीक। और अब इस टारगेट को सेव करते हुए इस तक जाने के लिए अब आपको क्या करना है बचे हुए टाइम में, वो सुन लो। सबसे पहले तो ना भाई, आप ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करोगे। क्योंकि देखो मैंने जेईई मेंस का एनालिसिस करके वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि आपका पेपर जो है ना प्योर एनसीईआरटी से आ रहा है। जेईई मेंस में सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा और बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछे। आपने पेपर तो मैंने शेयर किया, देखा आपने, 20-20 मिनट में सोल्व हो रहा है यार, ठीक। तो अगर जेईई मेंस का इतना आसान आ रहा है और एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो ऐसा ही नीट का आने वाला है। नीट का लेवल पिछले 3 साल से अच्छा रहा है, लेवल अच्छा रहेगा नो डाउट, लेकिन रहेगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक। तो बायो की जो एनसीईआरटी है ना आपकी, उसको बुरी तरह रगड़ दो बार 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 बार। केमिस्ट्री में अगर आप अच्छे से नोट्स पढ़ोगे, या नोट्स में जो मैंने येलो पॉइंट्स लिखवाए ना आपको, सिर्फ वो कर दो, कुछ भी नहीं करना, उसी से काम हो जाएगा। या एक काम करो, केमिस्ट्री में कृष्णा बैच से रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक। कृष्णा बैच से करो और साथ में एनसीईआरटी ड्रिल, अलग से कुछ भी नहीं करना। देखो आप में सारे टाइप के बच्चे बैठे हैं, आप में ऐसा तो नहीं कि हर बच्चा 700 प्लस 720 वाला है।
कोई भाई 680 की 700 की तैयारी कर रहा है, कोई 650 की, कोई 630 की भी तैयारी कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूं सबको कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल इज मोर देन एनफ। फिजिक्स में आप सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ो और 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15 ईयर किसी से नहीं होता, ओनली 10 ईयर कर लो। समझे कि नहीं समझे? इतना कर दो बस। क्योंकि फिजिक्स में देखो, जिस बच्चे की फिजिक्स मतलब थोड़ी सी ऐसा लगता कि टफ है, तो उसको 180 तो लाना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि 180 के चक्कर में 140 भी ना आए। पहले 140, 130, 150 सेव कर दो, ठीक। और फिजिक्स में ना 4 से 5 क्वेश्चन टफ आएंगे, सिर्फ 4 से 5 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 से 4, 3 क्वेश्चन टफ आते हैं, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं। एग्जामिनर ने ज्यादा टफ पेपर बनाने की कोशिश की, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में टफ, 4 या 5 फिजिक्स में टफ, ये टफेस्ट पेपर हो जाएगा। फिर अगर आप 5 क्वेश्चन के फिजिक्स के छोड़ दो तब भी 160 तो ला सकते हो, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के छोड़ दो तब भी 165 ला सकते हो, और ये तो दोनों ही प्लस है। समझे कि नहीं समझे? बस। लेकिन आप क्या करते हो कि 180 में से 180, 180 की से 180, इसके चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाते हो, उस चक्कर में मत पड़ो। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद अब ये तो यहां से आपको रिवीजन करना है, ये पढ़ना है बस ओनली, इसके अलावा ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। और टारगेट बनाओ, टारगेट बना लो आप अपने किसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें कोई अगर वीक है ना तुम्हारा, तो अपना उसमें कर लेना, क्रैश कोर्स में मेरे को बता देना, ठीक। और अगर इसके बाद टारगेट बनाओ अपना कि अपना टेस्ट देखो, अगर आप बीट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, कब आ रहा है पहला टेस्ट, मेजर टेस्ट 25 फेब से आपका पहला टेस्ट है ना, 11th का है, और पहला 12th का कब है, कंप्लीट 12th का 10 मार्च है शायद, है ना। और पहला आपका मेजर कब है, 24 मार्च को फुल सिलेबस का है। तो पहले डिसाइड कर लो, अगर आपको लगता है कि 25 फेब तक मैं 11th अच्छे से कर सकता हूं, तो ये टारगेट लेके चलो। अगर आपको लगता है नहीं मैं 25 फेब तक नहीं कर सकता, मेरा 4th 5th मार्च तक जाएगा, तो आराम से 11th का सिलेबस आप 4th 5th मार्च तक करो। समझे? किसी का 25 फेब तक हो रहा है तो टारगेट बना लो 10th मार्च, नहीं तो 14th मार्च को जो क्लास 12th का दूसरा मेजर है उस तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक। और किसी को लगता है कि 11th और 12th के टारगेट में ऐसे पूरे नहीं कर सकता, तो आज से ही डिसाइड कर लो कि 24 मार्च तक मेरे को 11th और 12th किसी न किसी कीमत पे पूरा कर लेना है, या ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च। अब 31 मार्च से आगे अगर आपका रिवीजन जा रहा है फिर खतरे में हो, क्योंकि यार एक महीने में लास्ट महीने में मल्टीपल रिवीजन करेंगे ना। 31 मार्च से आगे किसी भी कीमत में नहीं जाना चाहिए, वो डेड एंड है। तो जब आप 24 मार्च को फुल सिलेबस का टारगेट लेके चलोगे कि इससे पहले खत्म हो जाना चाहिए, और 24 मार्च को हम ऐसा टेस्ट देंगे कि हमारे ये सारे टारगेट क्लियर हो जाए। बीट का पहला टेस्ट ये मान के देंगे कि नीट का टेस्ट है, इस विजन के साथ चलोगे तब जाके आपकी तैयारी सही होगी। समझे कि नहीं समझे? और खिसकते खिसकते 31 मार्च तो अपने आप हो जाता है, ठीक है कि नहीं है? पहले क्लियर कर लो। क्योंकि मैंने क्या देखा, जैसे आज ये मेरे पास आया भाई, बोला अल्लाह सर 25 तक कैसे पूरा करूं, फिजिक्स में समस्या चल रही, इसमें समस्या चल रही। तो मैंने बोला मत कर, अगर पूरा नहीं हो रहा जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। 25 किसी पंडित ने बोला क्या 25 ही करना है, तू 29 फेब तक कर, 5th मार्च तक कर, 10th मार्च तक कर, लेकिन 11th को अच्छे से कर, बार बार करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। समझे कि नहीं समझे? दूसरा, फिर 12th को जरूर भाई, ठीक आपका 12th का वो आ रहा है, मेजर आ रहा है, कोई बात नहीं, कम मार्क्स आ जाएंगे। पहला मेजर जो फुल सिलेबस का हो उसमें अच्छे मार्क्स ले आना। तो कहीं ये ना हो कि क्लास वाइज टेस्ट में अच्छे मार्क्स के लाने के चक्कर में कुछ भी ना हो। तो आप ज्यादा टेस्ट के चक्कर में फोकस मत करो। अच्छी बात है किसी की प्रिपरेशन चल रही है और उस किसी को लगता है मैं खींच सकता हूं, खींचो, अपने आप को जितना खींचोगे उतना फायदा है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया ना, व्हेन यू क्रॉस योर लिमिट्स दे एक्सपांड। जब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो ना तो आपकी लिमिट बढ़ जाती है। अगर मैं 15 सेकंड में 100 मीटर पूरा कर सकता हूं तो नेक्स्ट टाइम मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, 14 सेकंड में करना है, फिर 13 सेकंड में करना है, फिर 12 सेकंड में करना है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप अपनी लिमिट को क्रॉस करोगे ना तभी तो वो बड़ी होंगी। अगर आपकी लिमिट 8 घंटे पढ़ने की है तो एक बार 8.5 घंटे पढ़ लो, तो नेक्स्ट लिमिट क्या होगी, 8.5 घंटे पढ़ने की। फिर 8.5 घंटे को क्रॉस करके 9 घंटे पढ़ लो तो आपकी लिमिट क्या होगी, 9 घंटे पढ़ने की।
समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे जब आप लिमिट क्रॉस करोगे तभी होगा। तो अगर किसी को लगता नहीं यार मेरा 29 मार्च फेब तक जा रहा है, तो खींच के कोशिश करो 25 फेब तक हो जाए। और किसी को लगता नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लो, इससे पहले कर लो दोनों को। समझे कि नहीं समझे मेरा मतलब? तो ये टारगेट बना के चलो। फिर इसके बाद अब जैसे ये फोकस आपका रहेगा, ठीक, सिलेबस कंप्लीट ये हो गया आपका, पढ़ना क्या है, फिर टारगेट कैसे बनाना है। अब इसके बाद ना जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करना मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करना है ना। बहुत सारे यूट्यूब पे एक दो इमोशनल टीचर होते हैं, है ना, फालतू पीआर वाले, वो आएंगे बोलेंगे अगर किसी की फिजिक्स अच्छी है तो पहले फिजिक्स कर लो। ये बिल्कुल गलत मेथड है। गलत क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में आपके लगभग ऑलमोस्ट 100% न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में तो ये मान लो 50 में से 40 क्वेश्चन तो आपके थियोरेटिकल आएंगे, पूरी इनऑर्गेनिक थियोरेटिकल, पूरी ऑर्गेनिक थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री थियोरेटिकल। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ थर्मो के क्वेश्चन भी तो थियोरेटिकल आते हैं, मुश्किल से 7-8 न्यूमेरिकल आते हैं। पिछले 3 साल का पेपर उठा के देखो, अरे जहां न्यूमेरिकल ही 7-8 है तो उसमें तो टाइम कम लगेगा, और जिसमें टाइम कम लगेगा ओबीसी वो पहले करना चाहिए आपको, तो किसी के इमोशंस में नहीं बहना है, ठीक। तो बायो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करना अपने को, समझे? और कोशिश करो 3 अटेम्प्ट। अब 3 अटेम्प्ट तुमसे होंगे नहीं, तुम लोग जोर लगाओगे ना तब भी नहीं होंगे, लेकिन अपने को क्या करना है, कोशिश करनी है। 3 नहीं हो रहे 2 में तो करो, धीरे धीरे 3 भी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये एक अटेम्प्ट में पूरा पेपर करना ये बिल्कुल गलत बात है। पहले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करो जिसमें आपको मतलब देखते ही हो जाता है, पेन नहीं उठाना पड़ता और बिल्कुल श्योर हो, यानी मैक्सिमम 30 सेकंड। जैसे बायो के क्वेश्चन होते हैं ना, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं, वो करो पहले अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करो जिसमें आपको पेन उठाना पड़ता है, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, रिएक्शन लिख के देखनी पड़ती है, जिसमें आपको 40 से 50 सेकंड का टाइम लगता है। तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करो जिसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेपर में देखी थी ना, वो सारे क्वेश्चन तीसरे अटेम्प्ट के थे नहीं? तो, हाँ वो तो आया ना, वो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, पीएच जिसका 9 आंसर आया, एज इट इज जेईई मेंस में। आप जेईई मेंस को छोड़ो, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग रहा, ये तो पता है क्या, जो क्वेश्चन जो तुम्हें डाल रहे हैं ना, ये मैं नहीं डाल रहा, जो आपके क्वेश्चन है यूट्यूब पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, कभी शॉर्ट्स में आप देख रहे हो ना, ये मैं नहीं डाल रहा, विकास सर डाल रहे हैं। विकास सर थोड़ा सा चेक करते हैं, कोई क्वेश्चन मैच कर रहा है तो वो मैच कर जाता है, विकास सर डाल रहे हैं। मैंने तो अभी क्रॉस चेक किया ही नहीं पूरा पेपर, मैंने तो बस कुछ पेपर बस मोटा मोटा देखा है। अगर मैं ये चेक करूंगा ना कृष्णा बैच में कहां पढ़ा है, मैं एक क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। जैसे मैंने 2022 में वीडियो डाला था ना 50 के 50 क्वेश्चन का प्रूफ, मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको। आपके नोट से क्वेश्चन है वो IUPAC वाला, वो तो आपके नोट से है, बीट में भी होगा वो, अरे हर जगह मैं बता रहा हूं। आप जेईई मेन को छोड़ो, मैं क्यों बात करूं जेईई मेन की, भाई मुझे ना अपनी पब्लिसिटी का कोई ज्यादा शौक नहीं है, मुझे ये शौक है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, ठीक, और वो होगा 100% होगा, तुम फॉलो करते रहो। 50 के 50 क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको, थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज कर दे ऑर्गेनिक में, यार उसका क्या इलाज है, ठीक, बाकी तुम्हारे क्वेश्चन देखे हुए आएंगे। थर्ड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस करने अपने को जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, कर लोगे? तो पेपर ऐसे ही करना है। और एक वो वीडियो डाली थी मैंने, देखी आपने, बेस्ट ऑफ बेस्ट 5 पॉइंट बताए थे कि भाई पेपर से डर ऐसे ही खत्म होगा कि पेपर अटेम्प्ट करो। अगर आपको थोड़ा डर लगता है यहां आके टेस्ट अटेम्प्ट करने में, घर पे एक प्रीवियस ईयर टेस्ट अटेम्प्ट कराओ या कोई पुराना पेपर उठा के सोल्व कराओ, क्योंकि जब तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे ना तब तक डर खत्म नहीं होगा। तो टेस्ट का डर खत्म करने का एक ही तरीका है कि टेस्ट अटेम्प्ट करो। दूसरा, अगर आपके जैसे कई बार भूल जाते हैं, याद नहीं आता, दिमाग में घूमता रहता है, तो पेपर में लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि पहला अटेम्प्ट किया बायो का, बायो की OMR भर दो, केमिस्ट्री पहला अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री की OMR भर दो, फिजिक्स पहला अटेम्प्ट किया, फिजिक्स की OMR भर दो, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट की साथ साथ करो। तो जब आप ये OMR फिलअप कर रहे हो ना, सिंपल थोड़ी सी लॉन्ग ब्रीदिंग कर दो, थोड़ी सी हल्की सी लॉन्ग ब्रीदिंग से पता क्या होगा, फोकस बढ़ जाता है और थोड़ी एंजाइटी होगी ही होगी पेपर में, ये श्योर है, क्योंकि आपकी एज कम है। अब यहां खड़ा होकर कोई टीचर बोल रहा है पेपर में तुम्हें डरना नहीं है, भाई बातों से डर नहीं जाता है, पेपर में डर लगेगा,
पेपर में तुम टाइम प्रेशर फील करोगे, घबराहट होगी, चाहे मैं कितना भी चिल्ला लूं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लॉन्ग ब्रीदिंग करना। ठीक, तो पेपर में लॉन्ग ब्रीदिंग करना। पेपर से पहले वहां बैठोगे ना, आप आराम से आंख बंद करके बैठे रहो और पेपर से पहले लॉन्ग ब्रीदिंग करते रहो। उससे क्या है, पेपर में नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आंखें जितनी ज्यादा देर खुली रहेगी ना उतनी नींद चढ़ती है। आराम से रिलैक्स बैठे और लॉन्ग ब्रीदिंग कर रहे हो। आप लोग यहाँ कितने बजे आते हो पेपर देने बीट का? पेपर से 2 मिनट पहले या 10 मिनट बाद? मोस्टली तो भाई लेट ही आते हो। पेपर से पहले आओ, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले आने की आदत डालो भाई। यहाँ बैठने की अब आपकी आदत क्या है? आपकी आदत है 3.5 घंटे बैठने की। नीट वाला 4.5 घंटे बैठाएगा, आधा पेशेंस तो वहीं खत्म हो जाता है। भाई बैठना आसान बात नहीं होती। आप सिंपल सी एक बात है, आप यहाँ पे आके बैठे हो टेबल पे, वहां ऐसे ही, और वहां तो ये तो बेंच अच्छे अपने, वहां तो तुम्हें ऐसे बेंच मिलेंगे चुभेंगे तुम्हारे। तो 4.5 घंटे बैठने की आपकी आदत है, क्योंकि 1 बजे एंट्री बंद, और ऑब्वियसली बात है डर के मारे एग्जाम में आप 12:30 बजे ही जाके बैठ जाओगे, 5:30 बजे आपको छोड़े। 4:30 भी मैंने गलत लिखा। कितने घंटे बैठना है? तो क्या 5 घंटे की सीटिंग आपकी है? तो वो बनाओ भाई। अगर यहाँ 2 बजे पेपर शुरू हो रहा ना, तो 1:30 बजे आके बैठ जाओ। कम से कम 1:30 बजे आके आपको बैठ जाना चाहिए। और ये लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके देखो, 100% स्कोर बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। ठीक है ना? फिर इसके बाद और क्या बताया था? रिवीजन। रिवीजन टेस्ट से पहले मत करो। पहले प्लान बना लो कि मेरे को 24 मार्च तक थ्योरी रिवीजन कर देना है। ठीक, अपना टारगेट 24 मार्च का है। क्लास वाइज टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट से पहले नो रिवीजन। रिवीजन करेंगे अपने प्लान के अकॉर्डिंग। फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 24 मार्च को आपने पहला टेस्ट दिया पूरा जोर लगा के, लेकिन फिर भी अपने तो 550 आए। अब जो नंबर कटे हैं ना, जो क्वेश्चन छूटे हैं, जो मिस्टेक हुए हैं, उनका एनालिसिस करो कि क्यों छूटे हैं। ठीक, उन मिस्टेक्स पे काम करो, उसका रिवीजन करो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बार बार इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, तो क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस के नोट्स उठाओ, रिवाइज कर दो। नोट से समझ में नहीं आया, कृष्णा बैच में भी मैंने वैसे ही समझा रखा है, कृष्णा बैच से रिवाइज कर दो। आपको दिक्कत आ रही नहीं तो मेरे पास आके पूछ लो। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अब जब मेजर टेस्ट स्टार्ट होंगे ना, फिर हम टॉपिक का रिवीजन टेस्ट की मिस्टेक के साथ करेंगे। समझे? तो ऐसे मिस्टेक का रिवीजन करना है। ठीक, और टेस्ट से पहले क्या करना मैंने आपको बताया। आओ पहले लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। OMR फिलअप कर रहे हो, लॉन्ग ब्रीदिंग करो। पेपर में 10 क्वेश्चन कर रहे हो ना, गलत हो गए, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, पेपर में लगातार 2-3 क्वेश्चन ना हो, हड़बड़ी हो जाती है, उस टाइम भी लॉन्ग ब्रीदिंग करो। लॉन्ग ब्रीदिंग के बहुत फायदे हैं, एंजाइटी खत्म होगी, और जो भूला हुआ होता है ना वो भी याद आ जाता है। आप भूल जाते हो ना कई बार, वो अपने आप याद आता है। आप OMR भरना, भरते भरते लॉन्ग ब्रीदिंग करना, अपने आप भूली हुई चीज याद आ जाएगी। सो मत जाना, कहीं आंख बंद करके सो जा। सो गया था क्या? अनुभव में सो गया था, वेरी गुड, कितना बढ़िया बच्चा है। अरे लॉन्ग ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वहां बैठ के बाबा रामदेव बन जाओ। नॉर्मल ब्रीथ से, मतलब सिंपल ब्रीदिंग पे ही फोकस कर लोगे, उसका ही फायदा है। नॉर्मल है ना, सिर्फ सांसों पे फोकस कर लो, उससे भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक, थोड़ा सा कोशिश करके देखो एक बार, फायदा मिलेगा। ठीक, और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपके मम्मी पापा अगर ये बोलते हैं कि भाई तेरे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं आपके, ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा, तो उनको या तो समझाओ कि आप भरोसा रखो। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, खुद को मतलब पूरा तैयार कर रहे हो, तो आप आराम से अपनी बातों से भरोसा दिला दोगे। और अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, मतलब आपका अप टू लेवल प्रिपरेशन नहीं चल रहा है, तो आप है ना, नहीं मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं नहीं बात करूंगा। आप भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप समझा दोगे, और नहीं कर रहे हो तो नहीं समझा पाओगे। सीधी सी यही बात है, समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो नेगेटिव जो है अगर ज्यादा होते हैं तो पहले तो इन पे कम करना है। अब मम्मी पापा ये बोलेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, कोई और दोस्त बोलेगा, उन बातों पे ध्यान नहीं देना। मम्मी पापा को, अपने गार्जियन को समझाओ कि मैं अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, फिर मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? ये काम करना है। ठीक, तो आराम से प्यार से बात करो। प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस से समझा पाओगे, नहीं तो रह जाओगे। ठीक, अगर आप सच्चे दिल से अगर ये बोलोगे ना मैं रियल में 24 मार्च के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आपके मम्मी पापा मान जाएंगे। और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो नहीं मानेंगे।
ठीक, लेकिन टेस्ट में कम मार्क्स नेगेटिव से नहीं घबराना है। हाँ, इस बात से जरूर घबराना है कि नेगेटिव कम ही नहीं हो रहे हैं। क्यों कम नहीं हो रहे भाई? मिस्टेक लिखो, मिस्टेक रिवाइज करो। जो भी मिस्टेक आपको पता लग जाता ना, आप क्या करते हो, कई बार आप ऑफिस में आके क्या बताते हो, सर मैंने ना इसमें ये मिस्टेक कर दी। वही तो मिस्टेक आगे लिखनी है। आप लोग मेरे से क्या पूछते हो, सर मिस्टेक कैसे लिखूं? आपने मेरे को आगे बताया कि सर मैं तो भूल गया था इलेक्ट्रोलिसिस में एक्वस सॉल्यूशन दिया, मैं ये पॉइंट भूल गया। तो ये एक्वस सॉल्यूशन भूल गए ना, एक्वस NaCl दिया, एक्वस NaCl का पूछा था, तो कैथोड पे H2 आएगा। तो ये एक्वस भूल गए आप, तो लिखो ये एक्वस मैं भूल गया था, देखना कि एक्वस लिखा हुआ है, वो भूल गया था देख। हाँ, समझे कि नहीं समझे? तो यही बात लिख दो जाके। आप बोलते हैं मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया था, वो फॉर्मूला लिख दो जाके। यार बायो का NCERT का पॉइंट याद था, वही भूल गया, वही लिख दो जाके। समझे कि नहीं समझे? तो अगर ऐसे काम करोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा टेस्ट सही चल रहा है, और अपना टेस्ट में प्रिपरेशन में हेल्दी रहना है। किसी के साथ फालतू बकवास मत करो। एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये सारी बातें मैंने बता दी, इन बातों से सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी मेहनत से सिलेक्शन होगा। और सिर्फ आपकी मेहनत से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके कैरेक्टर से सिलेक्शन होगा। अगर आप में डॉक्टर के कैरेक्टर्स हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। डॉक्टर के कैरेक्टर्स क्या है? डिसिप्लिन होना चाहिए, एग्जाम तक हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अपने एम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, आप एनर्जेटिक होने चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको किसी के साथ फालतू डिबेट में टाइम नहीं करना है, मतलब डिबेट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, तो आप अगर अपने एम पे फोकस रहेंगे, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ये कैरेक्टर अपने आप में रखो। बाकी मैंने इतनी बातें आपको बता रखी है, फिर आज बता दी बस। ठीक है ना, कर लोगे? और कोई दिक्कत, किसी का कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? आपका रूम ही आपका हॉस्पिटल है। आपके रूम में फिजिक्स की बुक है, ICU, बायो की बुक है, OPD, केमिस्ट्री की बुक है, इमरजेंसी वार्ड। तो तीनों वार्ड को डेली विजिट करो। तीनों की NCERT बुक, मिस्टेक कॉपी, यही आपकी क्या है, तीनों वार्ड की फाइल है। इनको डेली चेक करो। और इन तीनों वार्ड के जो इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है, वही आपके पेशेंट है। डेली अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करो, और जब तक पेशेंट ठीक ना हो तब तक ना छोड़ो। समझे कि नहीं समझे? बस ये करना आपको, इसके अलावा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहीं सोचो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इतना अच्छे से कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो भाई ड्रॉप तो पूरी दुनिया कर ही रही है। समझे कि नहीं समझे? और ये होड़ मत लगाओ कि 720 लाने, मैंने बता दिया आपको। टॉप 100 आप ये कोशिश मत करो कि मैं टॉप 100 में रैंक लाऊंगा सर, आपको करके दिखाऊंगा। टॉप 100 में रैंक तो कोटा से भी नहीं आएगी, आप भूल जाओ। अब आप बोलेंगे सर टीचर हो करके डिमोटिवेट कर रहे हो। हाँ मैं टीचर हूं, लेकिन जमीन पे रहना मेरा फर्ज है। ऐसे यू ऑल आर फ्यूचर डॉक्टर्स और ऐसे कहने से डॉक्टर नहीं बन जाता है, मेहनत करने से डॉक्टर बनता है। ठीक, मेहनत करना, आगे कॉलेज में जाके PG में रैंक लाना, आपके टाइम पे इंडियन मेडिकल सर्विसेज बन जाएगा। ठीक, उसमें रैंक ले आना, दुनिया में रैंक ले आना, रिसर्च में चले जाना। रैंक लाने की और बहुत जगह है, लेकिन इस साल हमारा मेन मोटो यह है कि 5 मई को अच्छे से एग्जाम दो, क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेज में जाओ। डॉक्टर नरेश त्रेहान एम्स दिल्ली से नहीं है। आपने इंडिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर नरेश त्रेहान है। एम्स दिल्ली बेस्ट कॉलेज है, वो एम्स दिल्ली से नहीं पढ़े हैं, फिर भी बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, KGMU से पढ़े हैं। तो एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, KGMU जाओ, VMMC जाओ, MEMC जाओ, SMS जयपुर जाओ, अपने स्टेट का कोई और अच्छा कॉलेज जाओ। और किसी को अच्छा नहीं मिल रहा, कम से कम लास्ट में तो अटक ही जाओ। क्यों? क्योंकि आपके MBBS की डिग्री से आप डॉक्टर नहीं बनोगे। कैसे बनोगे डॉक्टर? MBBS से नहीं डॉक्टर बनोगे। MBBS से सिर्फ इतना है कि आप ना इंजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है, किसी को दवाई लिख के दे सकते हो, इतने डॉक्टर हो आप। और इतना काम मैं भी कर सकता हूं, ठीक है, समझे? तो MBBS आप कहीं से कर लो, प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट से करो, टॉप कॉलेज से करो, लास्ट कॉलेज से करो, किसी से करो, बराबर है। MBBS करने के बाद आप MD जितने अच्छे कॉलेज से करोगे ना, और DM जितने अच्छे कॉलेज से करोगे, उसका बेनिफिट मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो मेहनत वहां कर लेना जाके। अगर किसी को लगता ना भी कुछ नहीं हुआ, तो वो सिलेक्शन पाओ। जिसका अच्छा चल रहा है वो और अच्छी रैंक लाओ, जिसका बहुत अच्छा चल रहा है वो और अच्छा करो। समझे कि नहीं समझे?
ठीक। तो लेकिन पहले ये ध्यान रखना, ये इसका कॉन्फिडेंस है ना, मैं नहीं दिलाऊंगा, अपने आप आ जाएगा। और जिसको इसका कॉन्फिडेंस आ गया ना, वो डेफिनेटली ये भी कर जाएगा। आप खुद बताओ, लास्ट ईयर जिस टाइम आप एग्जाम देने गए थे ना, आपको लगा था एग्जाम हॉल में कि 600 हो जाएगा क्या? रियल कॉन्फिडेंस था क्या? हाँ मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं था ना। तो ये कॉन्फिडेंस अभी ले आओ, और ये कॉन्फिडेंस आपके बीट से आ जाएगा। बीट के टेस्ट अटेम्प्ट करो। हम जैसे आप ये बोल रहा था अनुभव के जैसे बनाना, सारे जैसा अनुभव टेस्ट बनाया ना, फील आया ना एकदम नीट के जैसा, वैसे ही सारे मेजर टेस्ट बनाएंगे हम, वैसे ही एग्जैक्टली वैसे मेजर टेस्ट बनेंगे, आपको यहीं से फील आ जाएगा। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, कर लोगे फिर? ठीक है भाई, थैंक यू।